ये आपको बताता हूँ, एक वर्ड है मान लो। अब यहाँ का डिवीजन कर दिया। अब एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन ले लिया अमेरिका ने, और ये वाला पोर्शन ले लिया यूएसएसआर। ठीक है। अब देखिए, ये अमेरिका वाला पोर्शन, यूएस वाला, और ये वाला है यूएसएसआर। ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या आ रहा है। अब यूनिपोलरिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई क्या है, एक मेजर, दोनों में देखो दो कंपोनेंट है, एक तो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। तो अगर क्या कह रहा है कि डोमिनेंस ऑफ द वन मेजर पावर इन द वर्ल्ड, एक वर्ल्ड के अंदर जिस भी कंट्री का, ठीक है, जब मेजर पावर जो होगी उसकी डोमिनेंस होना, मतलब डोमिनेंट जो होगा पूरे वर्ल्ड पे, वो क्या कहलाता है, यूनिपोलैरिटी कहलाता है। ठीक है। अब बायपोलैरिटी में क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। ठीक है। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में दो पार्ट थे, यूएस और यूएसएसआर का पोर्शन था, एक ईस्ट, एक था वेस्टर्न और आपका ईस्टर्न। अब जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में यूएस एंड यूएसएसआर का क्या है, डोमिनेंस रही है, तो ये डोमिनेंस जो रही है क्या कहलाएगी, बाइपोलैरिटी कहलाएगी। और अगर किसी वर्ल्ड में एक ही कंट्री का या मेजर पावर का क्या हो, डोमिनेंस कहलाएगा पूरे वर्ल्ड पे, तो क्या कहलाएगा, वो यूनिपोलैरिटी कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द इंडिया, अब हाउ इज द इंडिया बेनिफिशियल टू रशिया, गिव द टू रीजन। देखो, यहां से क्वेश्चन दो बन सकते हैं। एक कह सकता है कि भाई कि इंडिया इंडिया कैसे बेनिफिशियल है रशिया के लिए, या फिर एक क्वेश्चन कह सकता है कि रशिया कैसे बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। ये दोनों कई सारी, देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट अलग इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कोल्ड वॉर में पढ़ा होगा। कोल्ड वॉर में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिसके अंदर इंडिया भी था, ठीक है, और आपको पता था इन्होंने क्या करा था, ना तो एक, दो सुपर पावर चल रही थी, दो ग्रुप चल रहे थे, तो उन्होंने कहा ना तो हम यूएस के ग्रुप में जाएंगे, ना हम यूएसएसआर के ग्रुप में जाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों ही ग्रुप में ऐड ना होकर इन इंडिया जैसी कंट्रियों ने, इंडिपेंडेंट कंट्रियों ने क्या करा, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसको हम नैम कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है। ये अडॉप्ट की थी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंट्री के मेंबर इसके लिए, यानी कि रशिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है, या क्वेश्चन आपसे कह देगा कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। ये चीज है क्वेश्चन। आई थिंक आपको शायद समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। देखिए भाई, देखिए अब कैसे बेनिफिशियल है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। समझ रहे हो? इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है फॉर रशिया। और इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है इट्स एनर्जी रिसोर्सेस, मतलब जो जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी, अब आपको पता है, देखिए आपको पता है कि चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, इन दोनों को वर्क कराने के लिए चाहिए होती है हमें क्या, एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ये जो फॉर्म है, अब एनर्जी देखो, एनर्जी आपका पेट्रोलियम के लिए भी आता है, ठीक है, एनर्जी में आपका क्या आता है, न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह के लिए भी आता है, जिससे आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो भी बहुत डिमांड करता है। ठीक है। तो ये दो हैं आपके रीजन जिसमें इंडिया बेनिफिशियल है टू रशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेंशन एनी टू फैक्टर्स दैट इम्प्रूव द इंडो चाइना रिलेशन आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। 1962 के बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन इम्प्रूव होने के क्या फैक्टर है जी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सिंपल बात है, जो फैक्टर जो इम्प्रूव हो रहे हैं वो क्या है, द चेंज इन द चाइनीज पॉलिटिकल लीडरशिप। अब चाइना, ये जो चाइना है,
चाइना ने क्या करा है, जो चाइनीज पॉलिटिकल लीडरशिप हुई है उसके अंदर चेंजेस करी है। ठीक है, कई सारी इन्होंने देखो इकोनॉमिकल जो स्टार्ट करा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए ओपन डोर पॉलिसी आपने सुना था, ये कह रहे हैं। और इन्होंने क्या करा है, कुछ ब्रिलियंट एग्रीमेंट साइन करे हैं। ठीक है, इंडिया ने, ये जो आपकी जो इंडिया है, इंडिया ने और चाइना ने, इन दोनों ने क्या करा है, ब्रिलियंट कुछ एग्रीमेंट्स थे वो साइन करे हैं, जिससे क्या हुआ है, इनका रिलेशन इंप्रूव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब सेक्शन आ जाता है हमारा सी। देखिए, अब सी सेक्शन में क्या करें, सी जो सेक्शन है आपका, आपको बताना है व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये गोल्स कैसे हैं, अब देखिए, अब ये जो डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट को मैं सबसे पहले बता दूं कि जो डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट का आप पता नहीं क्या रीजन समझते हैं इसकी डेफिनेशन। डेवलपमेंट का वैसे मतलब होता है कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है, जब वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करे, किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो जो कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये बताना है। अब देखिए, सिंपल सिंपल क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, इन कंट्रियों को, आपने इनका एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो पूरा जो ग्लोब पर है, ये हमारा पूरा ग्लोब है जी। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट है, अब इस एनवायरनमेंट के क्या करनी है, हमें प्रोटेक्ट करना है हमें इसे। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट का गोल है वही अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर आप सोचो, अगर हमारा एनवायरनमेंट ही ना हुआ, तो जब एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो आप सिंपल बताओ, क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है। आप कितने भी ग्रोथ कर लें, कितने भी डेवलपमेंट कर लें, जब हमारा एटमॉस्फेयर सही नहीं होगा, हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, तो कुछ नहीं होना। तो इसमें ये रखा गया कि आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, सेकंड, अब वो क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोशन करना है, यानी कि क्या करना है, आपको प्रमोशन करना है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आपने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इट्स द फ्लो ऑफ द कैपिटल, फ्लो ऑफ द आइडियोलॉजी, फ्लो ऑफ द पीपल, ठीक है, फ्लो ऑफ द कमोडिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर 2 मार्क्स में आया तो आपको यही लिखना है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन, इस पॉलिसी में क्या होता है, आप देखिए क्या होता है, एक एलपीजी पॉलिसी होती है एक। ठीक है, ये है लिबरलाइजेशन, ये है आपका प्राइवेटाइजेशन, और ये है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया ने, आपको बता दूं कि इंडिया ने 1991 के अंदर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करा। ठीक है, इसी पॉलिसी में हमने क्या करा है, सीबीएसई ने ग्लोबलाइजेशन को ऐड करा है। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, जब एक जगह के, ये पूरा मान लो वर्ल्ड है, इसमें अलग अलग एक कंपोनेंट में बता रहा हूँ, ये नेशन है कुछ, अब यहाँ का नेशन का, यहाँ ये जब नेशन ये है, जब ये कनेक्ट हो गए इस कंट्री से, ठीक है, तो ये कनेक्शन होना, तो यही कनेक्शन होना आपको नहीं लगता कि ग्लोबलाइजेशन है। अब अगर मान लो यहाँ का ए नाम का कोई पर्सन है, और यहाँ पर ये बी नाम के पर्सन से कंट्री में कनेक्ट होता है, तो ये अपने साथ क्या लेके जाता है, पहली बात तो फ्लो हो गया पीपल का। ठीक है, अब क्या होगा, वो अपने साथ एक आइडियोलॉजी लेके जा रहा होगा। ठीक है, अब आइडियोलॉजी लेके आने का मतलब है सोच लेके जाना होगा। अब सोच लेके जाएगा, अब इसके इम्पैक्ट भी कई सारे पड़ेंगे। वो ग्लोबलाइजेशन का जैसे भी चैप्टर होगा या फिर कोई टॉपिक आएगा ग्लोबलाइजेशन का, है भी तो मैं 6 मार्क्स में कुछ होगा तो बता दूंगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा कहता है कि जो एंटी टेररिज्म है, ठीक है, एंटी जो टेररिज्म है उसको क्या करना है, उसको हमें इनएक्टिवेट करना है।
मतलब जो एक्टिवेट हो रहे हैं जो टेररिज्म, उसको हमें क्या करना है, चेकआउट करना है, उसको स्टॉप करना है। क्योंकि टेररिज्म कोई एक किसी भी कंट्री, एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम है पूरे, मतलब अब ये ग्लोबल एक प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ठीक करना है, और हर कंट्री बैठ के अब इस पे वर्कआउट कर रही है, खासकर से एक एनवायरनमेंट पे कर रही है। ठीक है, और एक कर रही है ऐसी चीज़ों पर। ठीक है, क्योंकि टेररिज्म में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, काफ़ी हद तक कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड स्टेप उठा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि क्या हो सके, पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। देखिए,